हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा पर। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली उन लोगों के लिए जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PGT कॉमर्स का DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद डिटेल्ड सोल्यूशन। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। इफ़ ओपनिंग स्टॉक इज़ ₹10,000, यानी यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10,000 का, नेट परचेज दे रखी है 70,000 की, एंड वेजेस दे रखे हैं 2500 के, और कैरेज इनवर्ट दे रखा है 500 का। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास गिवन है 15,000 का, और आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ सीधे। देखिए, ये है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि आपको क्या क्या गिवन है, और आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। सिंपल से इसका फॉर्मूला है, देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हैं उसमें इधर की साइड होता है आपका परचेज, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इधर की साइड होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको इन तीनों को प्लस करना है और माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस ये दोनों ही हैं, वेजेस और कैरेज इनवर्ट, ठीक है, ये दोनों आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड होते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक में आपने प्लस किया परचेज 10,000 प्लस 70,000 प्लस 2500 के आपने वेजेस इसमें प्लस किए, 500 के आपने कैरेज इनवर्ट इसमें प्लस किया, देन इसमें से आपने माइनस क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ आपका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, दैट इज 68,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, यानी इनमें से क्या चीज़ आपका वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। देखो, वर्किंग कैपिटल जो आपको डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट के जो आपको कैपिटल चाहिए होती है, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सो इट्स सो ऑब्वियस कि अगर करंट असेट्स में कोई चेंज आएगा या करंट लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज आएगा तभी वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा, तभी वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होगी, राइट। तो यहाँ पर अब ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन कैश, कैश का बात आ जाती है तो यानी यहाँ वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होगी ही होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये भी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में ही कैश इन्वॉल्व है। बट जो ऑप्शन 1 है, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स। अब इसे समझिए कि ये आंसर क्यों होगा। आपके पास कैश है और डेटर्स हैं, ठीक है, डेटर्स जिन्हें आपको पैसे देने हैं, ठीक है, तो इन्होंने आपको पैसे, ये दोनों ही आपकी क्या हैं, करंट असेट्स हैं, दोनों ही आपकी क्या हैं, करंट असेट्स। ठीक है, तो डेटर अगर आपको पैसे दे देते हैं तो आपके डेटर क्या हो जाते हैं, कम, और कैश क्या हो जाता है आपके पास, ज़्यादा। ठीक है, डेटर आपके एंड हो गए तो वो कम हो गए, और कैश उन्होंने पे कर दिया तो हमारा कैश बढ़ गया। ठीक है, सो यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो करंट असेट्स एक बार बढ़ी और एक बार कम हो गई। यानी अगर डेटर 500 के थे, ठीक है, तो करंट असेट्स 500 से कम हो गई क्योंकि उन्होंने आपको पैसे दे दिए। ठीक है, और कैश आपका 500 से बढ़ गया। तो जब दोनों ही चीज़ें, यानी करंट असेट्स में मैंने क्या किया, प्लस किया 500 क्योंकि कैश आ गया, फिर वहीं माइनस भी कर दिया कैश इन रेट क्योंकि आपके पास से डेटर चले गए, तो क्या ये दोनों प्लस माइनस कोई इफेक्ट डालेंगे, नहीं, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट से एक तरफ से आपका प्लस हुआ है और एक तरफ से माइनस, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा वर्किंग कैपिटल को। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS3। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किसके लिए है ये गाइडलाइंस। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ऊपर लिखा भी हुआ होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, X एंड Y आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी X और Y आपके पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। ठीक है, Z इज एडमिटेड, यानी Z एक न्यू पार्टनर आपकी कंपनी में आ गया है,
जिसने क्या डिमांड किया, 1/3 प्रॉफिट शेयरिंग, यानी प्रॉफिट का 1/3 पार्ट कौन लेगा, जेड लेगा। तो आपको XYZ की न्यू रेशो आपको बतानी है, ठीक है। देखिए ये है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन। जैसे कि हमें पता है कि XY की रेशो क्या है, 2:1, और जेड एडमिट हुआ है 1/3 प्रॉफिट शेयर के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लेट करेंगे कि टोटल शेयर प्रॉफिट का कितना है 1, ठीक है, और जिसमें से जेड ने कितना ले लिया है 1/3, ठीक है, 1/3। तो 1 में से 1/3 जेड ने ले लिया, तो बचा कितना, 1 - 1/3 2/3, और ये हुआ किन का, ये हुआ XY का। टोटल 1 था जिसमें से जेड का 1/3, तो 1 में से मैंने जब 1/3 शेयर हटा दिया तो बचा हुआ शेयर किसका बचता है, वो एक्स एंड वाई का बचता है। तो एक्स एंड वाई का शेयर क्या आ जाता है, 2/3। अब एक्स एंड वाई में से एक्स का कितना है और वाई का कितना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स और वाई की ओल्ड शेयरिंग रेशियो थी, दैट वन, XY 2:1 में शेयर कर रहे थे, तो अब क्या करेंगे, वो जो ये 2/3 इनका शेयर आया है, ठीक है, इसको ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो ओल्ड रेशो आपकी 2:1 है, इट मीन्स एक्स की हो गई 2/3, ठीक है, और वाई की होगी 1/3। तो हम क्या करेंगे, इस 2/3 का 2/3 करके निकालेंगे एक्स की वैल्यू, और वाई का 1/3 करके निकालेंगे वाई की वैल्यू, न्यू रेशो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक्स का आया 4/9, वाई का आया 2/9, और क्योंकि जेड का रेशो जो है वो 1/3 है, तो 1/3 को इनके इक्वल करने के लिए, डिनोमिनेटर को मैच करने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3/9, ठीक है। तो अब क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर 9 है, तो यही इनकी रेशो हो जाएगी 4:3, यानी 4:2:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105, विच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स डू होलसेलर्स जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, यानी इनमें से कौन सा प्रमोशनल मिक्स है जो होलसेलर्स यूज़ करते हैं अपने प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, बेसिकली अपने प्रमोशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप सबसे पहले तो एडवर्टाइजिंग, आपको पता ही है कि एडवर्टाइजिंग आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, मीडिया में देख सकते हैं, सोशल मीडिया, वेब पब्लिशिंग, बहुत सारे तरीके हैं। तो होलसेलर्स तो एडवर्टाइजिंग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। पर्सनल सेलिंग में हो जाता है, आप डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 to 1 आपने एक एक कस्टमर से को पकड़कर आप बात कर रहे हो, आप उसे समझा रहे हो, हर प्रोडक्ट की डिटेल्स दे रहे हो। सो ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है, सो ये भी यूज़ नहीं किया जाता होलसेलर्स के द्वारा। डायरेक्ट मार्केटिंग हो जाता है कि जो आप होम डिलीवरी देते हो, मेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, वो इसमें आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ राइट आंसर होगा आपका ट्रेड प्रमोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रेड प्रमोशन या सेल्स प्रमोशन इसे आप कह लीजिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप कस्टमर्स को क्वांटिटी बेसिस पे डिस्काउंट दे देते हो, रिबेट दे देते हो, ठीक है, प्लस उन्हें सैम्पल वगैरह भी पहले से प्रोवाइड करते हो, प्लस उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो किसी भी न्यू प्रोडक्ट की। तो ज़्यादातर होलसेलर्स अपने प्रमोशन के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, दैट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं, ठीक है, एज वी ऑल नो दैट इज हेनरी फ्योल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज MBO। MBO की फुल फॉर्म यहाँ आपसे पूछी है, ठीक है। सो MBO होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर इस पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो आगे इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एज वी ऑल नो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये टर्म दी गई थी पीटर एफ ड्रकर के द्वारा इन 1954, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पीटर एफ ड्रकर ने इसे दिया था इन 1954, और इन्होंने इस टर्म को कहाँ यूज़ किया था, अपनी बुक में, दैट इज़ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये इनकी बुक थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो पीटर एफ ड्रकर ने लिखी थी, उसमें पहली बार ये टर्म यूज़ की गई थी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब इसमें इस टर्म से क्या एम है, to improve performance of an organization by clearly defining objectives that are agreed by both management and employees। यानी यहाँ पर ही था कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, क्लियरली डिफाइन करके ऑब्जेक्टिव्स, यानी क्लियरली सबको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करके जो एग्री किए गए हों मैनेजमेंट के द्वारा भी और एम्प्लॉयज़ के द्वारा भी। यही है इसका मेन एम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, कि आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव सबको बताने हैं, ठीक है। किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने 1954 अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्केट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। ठीक है, जहाँ पर आप मार्केट को डिवाइड करते हैं बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उसे क्या कहा जाता है? सेगमेंटेशन, एग्रीगेशन, प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। देखो, कहीं पर भी मार्केट जब आप डिवाइड करते हो, या तो आप जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करते हो, मेल है, फीमेल है, ठीक है, इनकम के बेसिस पे डिवाइड करते हो, लो इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप, ठीक है, और जोग्राफिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी आप डिवाइड करते हो। तो हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग आप, एज के अकॉर्डिंग भी आप डिवाइड करते हो ग्रुप को, कि हाँ किड्स सेक्शन बनाना है या अडल्ट सेक्शन बनाना है, या गर्ल्स बॉयज़ का तो मेल फीमेल में आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप इस तरह से मार्केट को डिवाइड करते हो, और जो इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपने बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग मार्केट को डिवाइड किया, वो सब क्या कहलाता है? आपका सेगमेंटेशन, यानी मार्केट सेगमेंटेशन, यानी आपने अलग अलग सेगमेंट बना दिए मार्केट के, डिवाइड कर दिया मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। 109 इज व्हाट इज मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग क्या है? मास का मतलब हम सबको पता है, यानी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करते हुए मार्केटिंग करना। ठीक है, सो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? पहला ऑप्शन है ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कस्टमर, यानी एक ही प्रोडक्ट है और एक ही मार्केटिंग मिक्स का मेथड है और आप सभी कंज्यूमर को वही दे ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑफरिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट टू द एंटायर मार्केट, यानी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आप मार्केट को ऑफर कर रहे हैं। ऑफरिंग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट टू ऑल कस्टमर, अलग अलग प्रोडक्ट आप ऑल कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फॉलोइंग कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये तीनों तो यहाँ आपके सीधे सीधे गलत हो जाते हैं। मास मार्केटिंग का मतलब है कि इतना ज़्यादा क्राउड है आपके पास, मास, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक, प्लस एक प्रोडक्ट है आपके पास और आपने एक ही प्रोडक्ट मार्केट में ऑफ़र किया है, एक ही प्रोडक्ट आपने मार्केट में ऑफ़र किया है। ठीक है, सो ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर को आपने एक ही टाइप का प्रोडक्ट डिवाइड किया है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, कोका कोला। ठीक है, कोका कोला क्या है? किसी भी चीज़ पे डिवाइड नहीं की गई कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है या सिर्फ मेल के लिए या फीमेल के लिए है। इन्होंने एक कोका कोला निकाली और पूरी मार्केट को टारगेट किया है। ठीक है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं या ले रहे हैं। ठीक है, सो यही है मास मार्केटिंग, जहाँ हमने एक प्रोडक्ट लेकर आए और पूरी मार्केट को टारगेट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? इसमें से प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी। सो सबसे पहले तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ लेते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपने एक प्रोडक्ट यहाँ मैन्युफैक्चर किया। ठीक है, एक प्रोडक्ट है आपने यहाँ मैन्युफैक्चर किया, सपोज ये प्लेस है मुंबई। ठीक है, मुंबई के बाद आपने एक प्रोडक्ट, यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपने तैयार कर दिया। अब इसे तैयार करने के बाद आपका काम क्या है कि आप इसे अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाएँ। ठीक है, कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए, ठीक, देखो प्रोडक्ट आपने यहाँ बनाया, डिमांड उसकी सपोज दिल्ली में है। ठीक है, डिमांड उसकी कहाँ है? दिल्ली में, यानी आपको प्रोडक्ट कहाँ पहुँचाना होगा? मुंबई से दिल्ली लेकर जाना होगा उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान दिया कि हम उस प्रोडक्ट को उस प्लेस पर पहुँचाएँ जहाँ उसकी डिमांड है। ठीक है, क्या कहाँ पहुँचाएँ? उस प्लेस पर पहुँचाएँ जहाँ उसकी डिमांड है, प्लेस। प्लस अगर प्रोडक्ट की डिमांड, सपोज़ आप वुलन क्लॉथ्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डिमांड कब होगी? उसकी डिमांड तो आपकी विंटर्स में ही होगी। तो आपके पास ये भी कंडीशन यहाँ आ जाती है कि आप उस टाइम पर पहुँचाएँ जिस टाइम पर उसकी नीड है, यानी उस प्लेस पे तो पहुँचाएँ ही, क्योंकि दिल्ली में ठंड बहुत पड़ती है, प्लस उस टाइम पर भी पहुँचाएँ जिस टाइम वहाँ ठंड पड़ती है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ये आपको प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी दोनों के लिए ही प्रोवाइड करता है, दोनों के लिए ही हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HRM, यानी HRM का इनमें से कौन सा ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो HRM की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के दो टाइप के फंक्शन होते हैं, फर्स्ट इज मैनेजरियल फंक्शन, सेकेंड इज ऑपरेटिव फंक्शन। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका दिखा देती हूँ कि ऑपरेटिव फंक्शन कौन कौन से होते हैं और मैनेजरियल फंक्शन कौन कौन। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखेंगे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजरियल फंक्शन में जो मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वहीं आपके ऑपरेटिव फंक्शन में आ जाते हैं प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस, मोटिवेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो उस क्वेश्चन में आपके पास
अब इस क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि यहाँ पर कंट्रोल, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, ये तीनों आपके ऑपरेटिव फंक्शन हैं और जो बचता है कंट्रोलिंग, ये है आपका मैनेजरियल फंक्शन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा HRM का ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है? राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, डिमांड हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट। डिमांड के ये सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, ये तीनों ही डिमांड के एलिमेंट होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 113, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वॉज इंट्रोड्यूस एंड डेवलप्ड बाय, यानी कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? तो कंज्यूमर सरप्लस का सबसे पहले आपको मैं मीनिंग बता दूं। कंज्यूमर सरप्लस वो कंडीशन हो जाती है जहाँ पर कंज्यूमर की जो वांट होती है पे करने की, ठीक है, वो उससे कम पे करता है मार्केट में। सपोज वो सोचता है कि कोई प्रोडक्ट 500 की रेंज में उसे मिलेगा मार्केट में, और मार्केट में उसे वो प्रोडक्ट 300 में ही मिल जाता है, तो ये जो 200 का डिफरेंस आता है ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। कि कंज्यूमर को लगा था कि उसे 500 पे करने पड़ेंगे लेकिन उसे देने पड़े 300, 200 जो उसके बची आपका कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली एक एडिशनल बेनिफिट, जो 200 रुपीज़ का उसे एडिशनल बेनिफिट मिला कि वो जो सोच कर गया था उससे कम में ही उसे प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आपके लेके आए थे अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या क्या है? अ प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजी, a product line strategy wherein a company add a higher price product to align in order to attract a broader market which helps the sale of its existing lower price product is called। बेसिकली यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा यहाँ पर स्ट्रेटजी होती है जहाँ पर कंपनी क्या करती है कि जितने भी उसके प्रोडक्ट्स हैं उसके अलावा वो एक और प्रोडक्ट लेकर आती है मार्केट में हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस के साथ, ताकि अट्रैक्ट कर सके वो ब्रॉडर मार्केट को, और जितने भी उसके एग्जिस्टिंग और लोअर प्राइस प्रोडक्ट हैं उनकी सेल को वो बढ़ा सके। ठीक है, सो ये जो टेक्निक होती है जहाँ पे कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल के लिए और हाई प्राइस पे और हाई क्वालिटी पे प्रोडक्ट लाती है, वो आपकी कहलाती है ट्रेडिंग अप। ठीक है, जहाँ पर वो हाई प्राइस प्रोडक्ट लाइन को लेकर आती है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है, और इसी के अपोजिट जो होती है जो लो प्राइस प्रोडक्ट लेकर आती है वो आपकी कहलाती है ट्रेडिंग डाउन। तो यहाँ आपसे हाई पूछा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 115। 115 में आपसे पूछा है द पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज़, यानी जॉब इवैल्यूएशन का क्या पर्पस होता है? तो जॉब इवैल्यूएशन का पर्पस होता है ये फाइंड करना कि जॉब की कितनी वर्थ है, यानी कितनी उसकी वैल्यू है। ठीक है, जॉब वर्दीनेस फाइंड किया जाता है जॉब इवैल्यूएशन में। इट मीन्स हम ये चेक करते हैं कि उस जॉब की जो वेजेस हैं, जो सैलरीज हैं, वो कितने होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले जॉब को इवैल्यूएट करते हैं, उसकी वर्थ फाइंड करते हैं, और फिर हम ये पता लगाते हैं कि कितना उसका वेजेस और सैलरीज हमें रखने हैं। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 116। अंडर विच मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल वन पर्सन इज कंपेयर टू विद ऑल अदर फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग दैम इन अ सिंपल ऑर्डर ऑफ वर्क, यानी कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है जहाँ पर एक पर्सन को सारे एम्प्लॉयज़ के साथ कंपेयर किया जाता है? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है रैंकिंग। रैंकिंग में आप क्या करते हो, सारे एम्प्लॉय को, मतलब एक एक एम्प्लॉय को हर एक एम्प्लॉय से कंपेयर करते हो और उसके अकॉर्डिंग उसे रैंक देते हो। ठीक है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राइट शेयर्स एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स विद रिगार्ड टू, यानी राइट शेयर्स को कौन से प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं? तो राइट शेयर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हो, राइट शेयर्स जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करते हो। ठीक है, न्यू शेयर्स जब आप मार्केट में इशू करने जा रहे हो उससे पहले आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हो, ये राइट देते हो कि हम पहले आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं कि अगर आप ये शेयर्स परचेज करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, एट अ डिस्काउंटेड रेट। तो यहाँ पर जो राइट इन्हें मिलता है वो यही राइट होता है कि इशू करने से पहले उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि राइट शेयर्स को जो राइट मिल रहा है वो यही है कि इशू करने से पहले
मार्केट में इशू करने से पहले वो आपसे पूछा जा रहा है और आपको डिस्काउंटेड रेट पर इशू किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 118। 118 में आपसे पूछा गया है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एक्सेप्ट, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने जो रिलेशन मशीनरीज बताई हैं फॉर रिजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट जो भी हो जाते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए जो उन्होंने मेथड बताए हैं, ठीक है, वो इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा कन्फ्लिक्ट्स एक्सेप्ट, यानी इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो वो मेथड नहीं है। ठीक है, सो मैं आपको बताऊँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 3 मेथड बताए गए हैं, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका नेगोशिएशन, ऑप्शन सी, ये आपका मेथड नहीं है। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सिर्फ इन तीनों के ही नाम है, नेगोशिएशन का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 119। 119 में क्या पूछा है, सेबी इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पहले तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका रोल क्या होता है कि ये जो सिक्योरिटी मार्केट है उसे रेगुलेट करती है, वहाँ पे जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनका जितने भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या जितने भी वहाँ के लोग हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। सो यहाँ पर ये जो है ये एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी वर्क करती है और ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी है। ठीक है, सो सेबी ये दोनों है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रेगुलेटरी एज वेल एज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 120, दैट इज वर्ल्ड बैंक इज नोन एज, यानी वर्ल्ड बैंक को और क्या कहा जाता है, IMF, IDA, IFC और IBRD। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, इट मीन्स IBRD, वर्ल्ड बैंक को IBRD कहा जाता है। IBRD की क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज IBRD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आप, दैट इज क्वेश्चन नंबर 121। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इक्विलिब्रियम कब अटेन करती है, कब होता है उसमें इक्विलिब्रियम की पोजीशन, जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, MR इज इक्वल टू MC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 122। आइडियल कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी जो आइडियल कैपेसिटी होती है किसी प्लांट की वो किसका डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस होता है आपका मैक्सिमम कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी का। जो भी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसमें से माइनस किया जाता है एक्चुअल कैपेसिटी, तब आप फाइंड कर सकते हैं आइडियल कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 123। केलर कंपनी सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर ₹28 पर यूनिट, यानी केलर कंपनी एक प्रोडक्ट को सेल कर रही है 28 पर यूनिट के अकॉर्डिंग। इफ़ वेरिएबल कॉस्ट आर 65% ऑफ सेल्स, यानी वेरिएबल कॉस्ट 65% है सेल्स की और फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है 9800। तो आपको यहाँ फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ठीक है, सो इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ। ये है आपका सोल्यूशन, आपको ब्रेक इवन पॉइंट इसमें फाइंड आउट करना था। सो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट। ठीक है, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो फिक्स कॉस्ट आपको गिवन थी 9800, सेल जो वो एक प्रोडक्ट की कर रहे थे वो 28 रुपीज़ की कर रहे थे। ठीक है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमें पता था कि वो 65% है सेल्स का, तो हम 28 का 65% फाइंड करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 28 जो कि सेल्स है और उसका 65% हमने फाइंड किया, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाती है पर यूनिट के अकॉर्डिंग, 18.2। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो पुट करेंगे। फिक्स कॉस्ट 9800, सेल्स पर यूनिट 28, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 18.2। ठीक है, सो इसे आप माइनस करके डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 124, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज कॉल्ड, यानी अगर हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में प्लस करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो उन दोनों सम से जो कॉस्ट आएगी वो क्या कहलाती है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट यानी जितना मटेरियल आपका प्रोडक्शन में लग रहा है और लेबर कॉस्ट जितनी लेबर की कॉस्ट लग रही है। ठीक है, सो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी प्राइम कॉस्ट।
ठीक है, इन दोनों के सम से जो कॉस्ट आती है उसे क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या पूछा आपसे, प्रोसेस कॉस्ट इज़ वेरी मच एप्लीकेबल इन, यानी प्रोसेस कॉस्ट कहाँ पर एप्लीकेबल होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एयरलाइन कंपनी में, एंड नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले देखो प्रोसेस कॉस्ट क्या होती है, ये कॉस्टिंग का ही एक मेथड है। ठीक है, ये बेसिकली वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ आप मास प्रोडक्शन करते हो चीज़ों का। ठीक है, और वहाँ पे 1 यूनिट की कॉस्ट निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, मास प्रोडक्शन करते हो आप। ठीक है, मोस्टली ये ज़्यादा कहाँ यूज़ होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 आपसे क्या रहा है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट इज़ मेड एज पर द, यानी प्रोविज़न फॉर बैड डेट, यानी जो हम बैड डेट के लिए पहले से ही प्रोविज़न रखते हैं वो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं, एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें फ्यूचर के जो लॉस हैं या जो हमें लगता है कि इन फ्यूचर ये हमारे लॉस हो सकते हैं, उनके लिए हमें पहले से ही रिजर्व करके चलना चाहिए। सो इसलिए प्रोविज़न फॉर बैड डेट कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आता है कि अगर बैड डेट इन फ्यूचर में होते हैं तो उनके लिए हमें पहले से ही रिजर्व रखना चाहिए, प्रोविज़न बनाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 127। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 है, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी विच सेक्टर्स आर फाउंड। मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन से सेक्टर्स पाए जाते हैं, प्राइवेट ओनली, पब्लिक सेक्टर ओनली, नन, बोथ ए एंड बी। सो एज द नेम सजेस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक सेक्टर भी होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड बी, दोनों ही सेक्टर इसमें होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 128, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, हम सबको पता होगा ये आंसर, तो ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फेरा हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय, सो फेरा किसके द्वारा रिप्लेस की गई थी, किस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपने फेरो को रिप्लेस किया था। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका FEMA, फीमा। ठीक है, सो फेरा किस ईयर में रिप्लेस की गई थी, 1998 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर फेरो को रिप्लेस किया गया था फेमा के द्वारा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, इट मीन्स जो फेरा एक्ट था उसे रिप्लेस किसने किया, फेमा ने रिप्लेस किया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन 1998। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आप, RBI वॉज नेशनलाइज इन, RBI कब नेशनलाइज हुई थी, तो RBI नेशनलाइज हुई थी जनवरी 1949। तो ये डेट भी इसकी 1 जनवरी है, 1 जन को 1949 को RBI को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, RBI आपका क्या है, सो RBI है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 1 जन 1949 को ये नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, टेलर पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ, टेलर ने इनमें से किसका आइडिया दिया था, टेलर यानी कि जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमें दी थी, FW टेलर। ठीक है, सो इन्होंने हमें दिया था ऑप्शन सी, फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप इन्होंने अपनी टेक्निक्स में बताया था, फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसमें इन्होंने डिवाइड किया था कि जो प्रोसेस जो प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें अलग किया जाए और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हें अलग किया जाए। ग्रुप्स में एम्प्लॉयज़ को इस तरह रखा जाए कि प्लानिंग वाले अलग हों और प्रोडक्शन वाले अलग हो। फंक्शनल फॉरमैनशिप FW टेलर ने दिया था इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 क्या है, फ्री रेन लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज, फ्री रेन लीडरशिप को और क्या कहा जाता है, ये लीडरशिप के टाइप हैं, ये सारे ही डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लेजर। ठीक है, सो यहाँ पर ही पूछा गया फ्री रेन लीडरशिप को और क्या कहा जाता है, तो फ्री रेन लीडरशिप को कहा जाता है लेजर लीडरशिप, जहाँ पर जो लीडर होता है उसका रोल, मतलब उसने वो फुल्ली फ्रीडम दे देता है अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, कि आप अपनी तरफ से जैसा आप काम करना चाहें वैसा करें। ठीक है, वो फुल्ली फ्रीडम दे देता है। और किस कंडीशन में होता है ये फ्री रेन लीडरशिप, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ हाईली नॉलेजेबल हो, उनके पास नॉलेज बहुत अच्छी हो। ठीक है,
तो लीडर उस कंडीशन में उन्हें फुल फ्रीडम दे देता है अपने आप डिसीजन लेने की। तो यहाँ पे ये नाम आप याद रखेंगे, फ्री रेंज लीडरशिप को और क्या कहा जाता है, लेज़ी-फेयर लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश एम्प्लॉयज लव वर्क एज प्ले और रेस्ट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको गिवन है, एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, जेड थ्योरी एंड नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो एम्प्लॉयज़ के बारे में कहा गया है, लव वर्क एज प्ले और रेस्ट, ठीक है, तो कि एम्प्लॉयज़ अपने काम को उसी तरह देखेंगे जैसे वो अदर थिंग्स करते हैं, जैसे वो प्ले करते हैं और रेस्ट करते हैं, उसी तरह से वो वर्क को भी डील करेंगे। ठीक है, अपने आप सेल्फ डायरेक्टेड होकर। तो ये कहा गया था वाई थ्योरी में, जो दी थी आपको MC ग्रीगर ने वाई थ्योरी दी थी। ठीक है, सो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, MC ग्रीगर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैश एम्प्लॉयज लव वर्क एज प्ले और रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। हु प्रपोज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसने कहा है कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में सूट करता है। यानी आपको हर जगह, ये मैनेजमेंट थ्योरी का पार्ट है पहले तो, ठीक है, कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर यह फॉर्म करना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कहा था हमें मैक्स वेबर ने, और मैक्स वेबर ने ही ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी भी दी थी। ये मैनेजमेंट की थ्योरी है मैक्स वेबर की। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। सोर्ट अप्रोच। सोर्ट अप्रोच एक्सिस्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, यानी सोर्ट अप्रोच किस चीज़ को बताती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, कई बार ये पूछी गई है। S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटीज एंड T से थ्रेट्स। ठीक है, सो यहाँ ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। A dash is the combining of 2 or more companies into one organization। यानी कहाँ पर हम दो या उससे ज़्यादा कंपनीज को एक ऑर्गेनाइजेशन में कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर A ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर B ऑर्गेनाइजेशन है, और इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दी, C। या समटाइम्स आप ऐसे भी, मतलब कैसे भी कर सकते हैं, या तो A + B = A, यानी B इसी के साथ हो गई, B को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया और नाम आ गया A का। ठीक है, या फिर जो A + B है वो एक न्यू फॉर्म बन गई C। ठीक है, सो ये किस कंडीशन में होता है, या होता है मर्जर में, मर्जर। ठीक है, मर्जर इज द कंडीशन जहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा कंपनीज कंबाइन होकर एक कंपनी बन जाती हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है आपका लिप्टन एंड ब्रुक बॉन्ड का। ठीक है, वो आप सर्च करेंगे, लिप्टन एंड ब्रुक बॉन्ड का भी मर्जर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 138। विच स्टेप इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी डील्स विद अचीविंग वंस पोटेंशियल। यानी मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी, यानी मैस्लो ने जो मोटिवेशन की थ्योरी दी है, ठीक है, उनके किस स्टेप पे, कौन सा स्टेप डील करता है विद अचीविंग वंस पोटेंशियल। देखो, उन्होंने नीड थ्योरी दिया और उन्होंने बताया हर पर्सन की अलग अलग तरह की नीड होती हैं। ठीक है, सेफ्टी नीड होती है, सिक्योरिटी नीड होती है, स्टीम नीड, साइकोलॉजिकल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, और बेसिक नीड्स भी होती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया अचीविंग वंस पोटेंशियल, यानी ये किस लेवल पर होता है जब एक पर्सन अपना पोटेंशियल, यानी जो चीज़ वो चाहता था वो चीज़ वो अचीव कर चुका होता है। ठीक है, सो ये आपका जो वंस पोटेंशियल है, यानी जो जिस लेवल तक, हाई लेवल तक वो जाना चाहता था वो उसने अचीव कर लिया है, तो वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, जहाँ पर उसने अचीव किया है अपने पोटेंशियल को। ठीक है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 में आपसे पूछा है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 में आया था, वो कब आया था। आपसे यहाँ इस बार ईयर नहीं, इस बार आपसे डेट पूछी जा रही है, किस टाइम पर वो फोर्स में आया था 1881 में। सो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1881। ठीक है, 9 दिसंबर 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 140। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एंड। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर, कंडीशनल अंडरटेकिंग और कंडीशनल ऑर्डर। सो अब सबको पता होगा, ये तो 11th का पोर्शन आ जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। द लायबिलिटी ऑफ अ माइनर पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ। यानी जो एक माइनर पार्टनर है उसकी लायबिलिटी कहाँ तक होती है, हिज शेयर इन द फर्म, यानी जितने उसने शेयर्स लगा रखे हैं, जितने मतलब उसके शेयर्स हैं
उसकी पर्सनल एसेट्स, ठीक है, उसके शेयर प्लस उसकी पर्सनल एसेट्स, या फिर ऑप्शन डी ही इज़ नॉट लायबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, माइनर किसी भी तरह की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होता। प्रॉफिट में उसकी पार्टनरशिप है बट लॉस के लिए वो लायबल नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन परमिसिबल फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप फॉर डूइंग बैंक बिजनेस, यानी पार्टनरशिप में बैंकिंग बिजनेस के लिए कितनी लिमिट है पार्टनरशिप की। सो वो है ऑप्शन बी, दैट इज 10। बैंकिंग बिजनेस के लिए मैक्सिमम आप 10 पार्टनर्स बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, एन ऑक्शनल सेल इज कंप्लीट ऑन द, यानी जो ऑक्शनल सेल होती है, जहाँ ऑक्शन होता है, नीलामी बेसिकली हिंदी में कहें तो, ठीक है। सो वो कहाँ पर कंप्लीट होती है, जब गुड्स डिलीवर हो जाती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ प्राइस, या जब प्राइस की पेमेंट हो जाती है, या फॉल ऑफ हैमर, जब हैमर बजाया जाता है, एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो इसका ये इजी सा ही क्वेश्चन है, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। जब हैमर वो मारते हैं और फाइनल कर देते हैं कि हाँ ये बिड अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो वो ऑप्शन वहीं कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 144, अ शेयर सर्टिफिकेट इज़ अ, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। शेयर सर्टिफिकेट यानी जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है एक पर्सन को शेयर्स के बिहाफ पर, आपने जो शेयर्स परचेज किए हैं उसके बिहाफ पर आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो कहलाता है आपका शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है ऑफ टाइटल टू गुड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स। देखो शेयर सर्टिफिकेट शेयर से रिलेटेड है तो गुड्स का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, जहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओनरशिप, कि आपने शेयर्स परचेज किए हैं और आप उन्हें उस चीज़ का सर्टिफिकेट में यही ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि आपके पास ओनरशिप भी आ गई है इतने शेयर्स की, ठीक है। सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, which is what is the correct sequence of the following actions required for the preparation of financial account, यानी आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है कि फाइनेंशियल अकाउंट बनाते टाइम इन सभी अकाउंट्स का क्या सीक्वेंस होता है, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एंट्रीज बनाते हो, ठीक है, देन आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, देन P&L, देन बैलेंस शीट। तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका एंट्रीज यानी 2, देन ट्रेडिंग यानी 1, देन P&L यानी 4, देन बैलेंस शीट यानी 3, मीन्स 2 1 4 3। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 146, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सुपीरियर प्रोडक्ट सेल्स देमसेल्फ। देखो मार्केटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा गया है वो कॉन्सेप्ट जिसमें ये कहा जाता है, जिसमें अज्यूम किया जाता है कि एक सुपीरियर प्रोडक्ट अपने आप को खुद बेच सकता है। इट मीन्स अगर हम प्रोडक्ट में बेहतर से बेहतर क्वालिटी कर देंगे तो अपने आप बिकेगा, हमें उसके लिए कोई प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो ईजिली लोग उसे परचेज़ कर लेंगे। तो ये कहा गया है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में यही कहा गया है कि प्रोडक्ट एक्सलेंट होना चाहिए, उसकी क्वालिटी जितनी हम इम्प्रूव कर सकते हैं करें, फिर चाहे वो कॉस्टली हो, लेकिन क्योंकि उसकी क्वालिटी वो सुपीरियर होगा तो उसे लोग परचेज करेंगे, कहा गया आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 147, नॉन स्टोर मार्केटिंग इंक्लूड्स। नॉन स्टोर मार्केटिंग मीन्स जहाँ पर स्टोर नहीं है, किसी भी तरह की मार्केटिंग नहीं हो रही है, कोई आपको सामान बेच नहीं रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर, लेकिन हाँ वहाँ पर प्रोडक्ट्स परचेज हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि होम सेलिंग, वेंडिंग मशीन्स, यहाँ पर आपको कोई पर्सन सामान बेच नहीं रहा है, मशीन है सिर्फ, वहाँ से आप खुद से ले रहे हो, ठीक है। VPP यानी वैल्यूएबल प्री सेलिंग प्रपोजिशन, ठीक है, ये आपका बेसिकली इंटरनेट मार्केटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये तीनों ही हैं जिनमें कोई भी स्टोर नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टिकल टू ग्लोबलाइजेशन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्स्टिकल है ग्लोबलाइजेशन के लिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हिंदी में इसे वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। सो आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऑब्स्टिकल है ग्लोबलाइजेशन के लिए, वाइड बेस, निश्चय मार्केट, कंपटीशन। सो ये तीनों तो नहीं होते हैं, ऑब्सोलेंस होता है। ऑब्सोलेंस मीन्स कोई चीज़ आउटडेटेड। देखो ग्लोबलाइजेशन में इतना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, वाइड वैरायटी बनाते हो, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलते भी हैं, ठीक है, कंपटीशन भी हाई होता है, वो सब उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन
ऑब्सोलेंस की आपने इतने लेवल पर चीज़ें बना दी और वो अचानक से आउटडेटेड हो गई या मार्केट में उसकी अब वैल्यू नहीं रही, ठीक है। सो ये बिगेस्ट यहाँ पर ऑब्स्टिकल कहलाता है ग्लोबलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द कमर्शियल बैंक डू नॉट परफॉर्म वन फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो नहीं परफॉर्म करते, देख लेते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस, फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स। देखो उनका मेन कमर्शियल बैंक का फंक्शंस ही यही होते हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट, सेविंग्स करते हैं, लोन्स देते हैं, ठीक है, फाइनेंस करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स को, तो ये सारे तो उनके फंक्शन हैं। बट इशूइंग करेंसी नोट, करेंसी नोट को इशू करने का पावर कमर्शियल बैंक्स के पास नहीं होती, वो सिर्फ किसके पास है, आरबीआई के पास है, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स करेंसी इशू नहीं कर सकते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इशूइंग करेंसी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 151। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी लग्जरी गुड्स की, ठीक है। सो यहाँ पर है इनफाइनाइट, मोर देन वन, लेस देन वन और इक्वल टू वन। देखो इक्वल टू वन होती है नॉर्मल गुड्स की, लेस देन वन होती है नेसेसिटी गुड्स की, एंड मोर देन वन होती है आपकी लग्जरी गुड्स की। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मोर देन वन, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन होती है लग्जरी गुड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एट अ पॉइंट वेयर, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज कहाँ होते हैं, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 153। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज, जो रिबेट दिया जाता है बिल डिस्काउंट पर, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ये बेसिकली होता है डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि ये क्या है, एन आइटम ऑफ इनकम है, अ लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। सो ये इनकम नहीं होता, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी नहीं होता, ये डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस होता है और ये बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पर शो किया जाता है। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज अ लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 154। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट मीन्स बीओपी कैन बी मेड फेवरेबल, यानी बीओपी फेवरेबल कब होता है। देखो बीओपी में आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो जितना भी पैसा जा रहा है आपके कंट्री से और जितना आ रहा है उससे आप डील करते हो, तो बीओपी किससे फेवरेबल होगा, फेवरेबल वो कब होता है, जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंट्री में आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। विच वन इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। वो इन्हीं चीज़ों को लेकर अपना मैनेजमेंट करते हैं। बट जो ऑप्शन डी है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट, ये कहीं से भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सोशल बेनिफिट्स को लेकर काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 156। इनकम टैक्स इज इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कॉस्ट है, ऑल ऑफ दिस। ये तो शायद सबको ही पता होगा, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसे आप पे करते हो अपनी इनकम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच इज़ नॉट अ 4 P's ऑफ मार्केटिंग, इनमें से कौन सा 4P में से इनमें से कौन सा नहीं है मार्केटिंग में, ठीक है। तो मार्केटिंग के पहले तो 4P कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। सो प्रोडक्ट है यहाँ, प्राइस है, प्रमोशन है, बट प्लान इसमें नहीं आता, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 158। NAV इज रिलेटेड टू, NAV क्या है, नेट एसेट्स वैल्यू, ठीक है। नेट एसेट्स वैल्यू किससे रिलेट करती है, इंश्योरेंस से, म्यूचुअल फंड से, फिक्स डिपॉजिट और इनकम टैक्स। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स हैं जिनसे नेट एसेट्स वैल्यू रिलेट करती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व, इनमें से इंटरनेशनल बिजनेस किस में इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो प्रोडक्शन में, ट्रेनिंग में, पैकेजिंग में, देखो ये तो आपके नहीं होंगे। इसका राइट आंसर होगा ए, एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग ही होता है जिसमें आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माल या सामान या गुड्स एंड सर्विसेज भेजते हैं, ठीक है। सो एक्सपोर्टिंग है आपका इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 160। ओनर्स कैपिटल इंक्लूड, ओनर की कैपिटल इनमें से क्या आता है। देखो ओनर की कैपिटल में कैश, स्टॉक, बैंक,
ये तीनों ही चीज़ें ओनर्स की कैपिटल में नहीं आती, ओनर की कैपिटल में आते हैं इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब ये या रिटेन अर्निंग, ये ओनर्स की कैपिटल में आते हैं, ठीक है। सो स्टॉक बैंक तो नहीं आएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है 161, अ सैम्पल इज द सिलेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ द, यानी जो आप सैम्पल लेते हो, ठीक है, ये आपका स्टैट्स का पार्ट आ जाता है। सैम्पल किसका पार्ट है इनमें से? डाटा, रिपोर्ट, यूनिवर्स, एडिटिंग। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो? आप कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करते हो, फिर उसके बेसिस पे आप अपनी रिसर्च करते हो या एक रिजल्ट निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 162, टोटल प्रॉफिट मीन्स, यानी टोटल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? सो सिंपल, इसमें टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 163, विच इज़ आर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ परचेज प्राइस, ठीक है। परचेज प्राइस को कलेक्ट करने का यहाँ पर कौन सा कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड है, ठीक है। लीफो मेथड, फीफो मेथड, नेट असेट्स मेथड और ऑल ऑफ दिस। देखो, जिसे नहीं भी आता हो वो भी ये बता सकता है कि लीफो फीफो तो इन्वेंट्री से रिलेट करते हैं, तो वो परचेज प्राइस मेथड नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेट असेट्स मेथड। नेट असेट्स मेथड है जो यूज़ किया जाता है परचेज प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 164, वीएटी की फुल फॉर्म क्या है? वीएटी स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडिड टैक्स, दैट इज वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 165, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैज़ इट्स ओरिजिन इन, जीरो कूपन बॉन्ड सबसे पहले कहाँ से शुरू हुए थे? तो ये आपके शुरू हुए थे यूएस सिक्योरिटी मार्केट से, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड हैज़ इट्स ओरिजिन इन यूएस सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 166, स्वेट इक्विटी इज, स्वेट इक्विटी जो हम इशू करते हैं वो क्या है? अ न्यू क्लास ऑफ इक्विटी शेयर इशूड टू एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स, issued out of the class of equity share already issued by the company, issued to the investors also। देखो, स्वेट का ऐसे याद रखो, स्वेट किसे आता है? जो काम करता है। काम कौन करता है? आपकी कंपनी में आपके एम्प्लॉय काम करते हैं, तो बेसिकली स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं आपके एम्प्लॉयज़ को। सो इशूड टू एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर्स जो आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है, इशूड टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ ही पसीना बहाते हैं, एंड डायरेक्टर्स तो उन्हें इशू किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका है जो ऑप्शन थर्ड, इशूड आउट ऑफ द क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये इक्विटी शेयर्स के जैसे ही शेयर्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करती है उसके जैसे ही इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी राइट्स वगैरह हैं वो इन्हीं के जैसे राइट्स उन्हें मिलते हैं, ठीक है। सो इसलिए कहा जाता है कि ये इशू किए जाते हैं आउट ऑफ द क्लास ऑफ इक्विटी शेयर, यानी जो स्वेट इक्विटी है वो इक्विटी शेयर्स की ही क्लास का है जो कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी होती है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड आपके करेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सही हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 168, 168 में क्या पूछा है? इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हाउस प्रॉपर्टीज, यानी जो हाउस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्या कहलाती है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, नॉन नेगोशिएबल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। देखो, हाउस या बेसिकली आप कहें रियल स्टेट में, ठीक है, रियल स्टेट में और गोल्ड, एंटीक्स, ठीक है, इन सब में आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो सब आपकी किस में आती है? नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में। तो गोल्ड, रियल स्टेट और एंटीक्स में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो आपकी नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आती है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी, यानी इनमें से कौन सा मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। सो इसमें आप देखो, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर, ये सारे ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ये आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सो ये आपके कैपिटल मार्केट का पार्ट है, ठीक है। सो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 171, द ओपन एंडेड स्कीम आर। देखो, ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है? जिसमें आप कभी भी शेयर इशू कर सकते हो, कभी भी आप रिडीम कर सकते हो। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पूछा गया है कि ओपन एंडेड स्कीम क्या होती हैं? ये ओपन होती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, या इनके पास फिक्स पीरियड होता है मैच्योरिटी का,
या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं या ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ओपन रहती हैं। देखो ओपन एंडेड स्कीम है, वो कभी भी आप उसमें शेयर्स इशू कर सकते हो, कभी भी रिडीम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए ओपन रहेगी, तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक है। इनका कोई फिक्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटी नहीं होता और स्टॉक एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड नहीं होते, क्योंकि कंपनी इन्हें फंड कंपनी के थ्रू ही पब्लिक तक पहुंचाती है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड नहीं होते। ये ओपन रहते हैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, यानी कभी भी आप शेयर्स इशू करो और कभी भी रिडीम करो, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ओपन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स आर compete with each other, complement each other, function independently, control each other। यानी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है आपकी, जहां आप शेयर्स इशू करते हो, आईपीओ इशू करते हो। सेकेंडरी मार्केट जहां पर जो आपने शेयर्स इशू करते हो उन्हें यहाँ पर आप ट्रेड करते हो स्टॉक एक्सचेंज में, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे से compete तो नहीं कर रही होती, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं या कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स इशू होते हैं वही जाकर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, राइट। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, कंपलसरी डी लिस्टिंग इज ड्यू टू। कंपलसरी डी लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, डी लिस्टिंग होता है जब आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है, यानी स्टॉक एक्सचेंज से किसी कंपनी के शेयर हमेशा के लिए हटा दिए जाते हैं, किसी कंपनी के शेयर हमेशा के लिए हटा देना, मतलब वहाँ पर अब उस कंपनी के शेयर्स में कोई ट्रेड नहीं करेगा, कोई परचेज एंड सेल नहीं किया जाएगा, तो इसलिए उन्हें डी लिस्ट कर दिया, यानी लिस्ट से हटा दिया, ठीक है। तो ये किस केस में होता है, किस वजह से किसी कंपनी के शेयर्स, तो ये किस वजह से होता है, किस वजह से किसी कंपनी के शेयर्स हम डी लिस्ट कर देते हैं, इज ड्यू टू, फर्स्ट वन ऑप्शन है वायलेशन ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी कि आपने जो एग्रीमेंट था उसको वायलेट किया है। कैपिटल साइज इज स्मॉल, जो आपकी कंपनी का साइज है वो छोटा है। मर्जर, यानी आपकी कंपनी ने किसी के साथ मर्ज कर लिया। और थिन ट्रेडिंग, तो ये मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है मर्जर के केसेस में, मर्जर या अमलगमेशन के केसेस में, कि दो कंपनीज थी ए प्लस बी, ठीक है, दोनों मिलकर एक कंपनी बन गई। तो जो कंपनी किसी एक मतलब ए प्लस बी मिलकर अगर बी बन गई टोटल, तो ए कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो क्या कर दिए जाएंगे, वो डी लिस्ट कर दिए जाएंगे, डी लिस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो यही कहा जाता है कि मर्जर अमलगमेशन के केसेस में किसी कंपनी के शेयर डी लिस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 है आपका, सम मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो 2:3, यानी कुछ पैसे थे जो 2:3 में ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें ए ने रिसीव किए 72, तो आपको बताना है बी को कितने पैसे मिले। क्वेश्चन नंबर 174 का ये सोल्यूशन मैं यहाँ लेकर आई हूँ। देखिए ए और बी किस रेशो में डिवाइड कर रहे थे अपनी मनी को, 2:3 में, ठीक है। यानी ए का पोर्शन है 2/5 और बी का पोर्शन है 3/5, राइट। ए को रिसीव हुए 72, आपको बताना है बी को कितने मिले। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए की वैल्यू कितनी है 2/5 और उसे रिसीव हुए 72। तो अगर मैं निकालूँ कि कितने टोटल मनी थी जो इन दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो टोटल पोर्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो एक्स से करके जाएंगे, जो आपने पहले किया है एक्स की वैल्यू पुट करके, तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ये बहुत इजी प्रोसेस है, इजी ट्रिक है। 72 को आपने क्या किया, 2/5 की वैल्यू थी 72, तो अगर मैं इसे रिवर्स कर दूंगी, 2/5 की जगह 5/2 कर दूंगी, तब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी, ये वैल्यू आपकी किसकी थी, 2 की वैल्यू थी, 72 2 की वैल्यू थी और हमें निकालनी थी 5 की टोटल की वैल्यू। तो आपने इसे रिवर्स कर दिया, 5/2 कर दिया, तो टोटल वैल्यू आती है 180, ठीक है। सो अब 180 टोटल है, जिसमें से ए ने 72 ऑलरेडी ले लिए हैं, तो 180 में से मैंने 72 माइनस किए, तो आपके पास आया 108, ठीक है। तो पहले तरीके से तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, टोटल 180 है, 180 का बी का पोर्शन है 3/5, राइट। तो 180 का आपने 3/5 कैलकुलेट कर लिया, तो 108 आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन था, ऑप्शन सी, यहाँ 108 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ 175, यानी यहाँ पर आपको ये दोनों टर्म्स रेशो में दे रखी हैं और आपको बताना है इनकी रेशो क्या है, ठीक है। इसका भी मैं आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ। देखिए आपको यहाँ दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं रेशो में, तो आपको क्या करना है, प्लस में है तो आप एलसीएम लेकर कैलकुलेट कीजिए, और मल्टीप्लाई में है तो 2 3 6 1/6 आ गया, ठीक है।
तो इनमें मैंने एलसीएम लिया तो 5/6 इसकी वैल्यू है और इसकी 1/6, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5:1। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम इसे आगे और कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 5:1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर राइट आंसर आपको ऑप्शन सी दिख जाएगा, सी 5:1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।